नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक तरफ तैयारियां जारी है, तो वहीं हाईकोर्ट ने 2 वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने वाले उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया है। अब 2 वोटर लिस्ट में नाम होने पर उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने अपने इस फैसले को बरकरार रखा। इस पर निर्वाचन आयोग का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया में सही पाया गया वही उम्मीदवार चुनाव लड़ पाएगा। चुनावी प्रक्रिया पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है और सिंबल आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले चरण के तहत होने वाले चुनाव को लेकर कल तक सिंबल आवंटन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में जो है आयोग द्वारा एक क्लैरिफिकेशन प्रार्थना पत्र लगाया गया था, जिसकी आज सुनवाई हुई। सुनवाई उपरांत हमारे विद्वान अधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता द्वारा हमें जो है परामर्श और विधिक राय प्रदान की गई है, जिस विधिक राय के क्रम में आयोग द्वारा सम्यक विचार उपरांत जो हमारी आगे की कार्रवाई है सिंबल अलॉटमेंट की, ये 2 बजे से लेकर आज 6 बजे तक किए जाना और जो सिंबल अलॉटमेंट की कार्रवाई आज शेष रह जाएगी उसको कल प्रातः 8 बजे से प्रारंभ करते हुए कार्य समाप्ति तक किया जाना है। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। 2 वोटर लिस्ट में नाम वाले उम्मीदवारों पर गाज गिरी है। 2 वोटर लिस्ट में नाम लड़ने वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा एक संशय का विषय जब से उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, तब से एक बड़ा संशय का विषय था कि आखिरकार जिनके निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम है, क्या उनका वोट वैलिड होगा या फिर जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनका नामांकन सही होगा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से इसको लेकर एक आदेश जारी किया था और निर्वाचन आयोग ने कहा था कि जिनका नाम दोनों वोटिंग लिस्ट में और उम्मीदवार हैं तो उसको वैलिड माना जाएगा नामांकन को, और इसी आदेश को जो है वो चैलेंज किया गया था हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट ने फिर ये कहा था कि जिनका नाम 2 वोटर लिस्ट में, यानी कि निकाय चुनाव की वोटिंग लिस्ट में भी जो अभी कुछ महीने पहले संपन्न हुए उस वोटिंग लिस्ट में भी, और फिर पंचायत चुनाव की जो वोटिंग लिस्ट आई है उसमें दोनों जगह, यानी कि शहर का भी वो मतदाता है और ग्रामीण क्षेत्र का भी मतदाता है, यदि वो उम्मीदवार है तो वो इनलीगल तरीके से ये जो है वो है और उसका नामांकन जो है वो सही नहीं है। ये हाईकोर्ट ने जो है टिप्पणी की थी और 2 वोटिंग लिस्ट में दोनों जगह नाम को भी जो है वो हाईकोर्ट ने सही नहीं माना था। निर्णय जो है वो क्लियर नहीं था। इसको लेकर एक बार फिर से निर्वाचन आयोग ने रिव्यू पिटीशन की थी हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में निर्वाचन आयोग ने ये जानने के लिए याचिका दायर की थी कि आखिरकार जो असमंजस की स्थिति है उसे जो है हाईकोर्ट जो है दूर करे। आज फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो उम्मीदवार जिनके 2 जगह वोटिंग लिस्ट में नाम है वो पूरी तरीके से गलत है, यानी कि वो उम्मीदवार नहीं हो सकता है। लेकिन अब हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जब निर्वाचन आयोग के समक्ष ये मामला है तो निर्वाचन आयोग ने स्थिति क्लियर कर दी है, क्योंकि ऐसे कई उम्मीदवार उत्तराखंड में हैं जिनके दोनों जगह वोटिंग लिस्ट में नाम है। ऐसे में यदि अगर पूरी चुनावी प्रक्रिया को अगर देखें तो अगर नामांकन निरस्त किया जाता है तो बड़ी एक उलझन वाली स्थिति उत्तराखंड में हो जाएगी। लिहाजा जो हमारे सूत्र हैं और निर्वाचन आयोग भी ये कह रहा है कि यदि अगर दोनों जगह वोटिंग लिस्ट में नाम है और नामांकन हो गया है
तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया हो चली है। नामांकन की प्रक्रिया जो थी वो पूरी हो गई। अब सिंबल जो है वो आज से बंटने भी निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दिए, क्योंकि आज 2 बजे तक के लिए निर्वाचन आयोग ने सिंबल को बांटने पर रोक लगाई थी, लेकिन जैसे हाईकोर्ट से फैसला आया निर्वाचन आयोग ने सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया। तो अब एक बात कही जा रही है कि यदि किसी उम्मीदवार को लेकर किसी के पास आपत्ति है, उसके 2 जगह वोटर नाम में नाम है, तो वो जो जब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद जो आपत्ति जता सकता है वो जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको लेकर पिटीशन जो है वो दायर कर सकता है। अब जो फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है वो निर्वाचन आयोग ने साफ तौर से कह दिया है कि चुनाव की प्रक्रिया आगे इसी तरीके से बढ़ती रहेगी, और जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है 24 जुलाई और 28 जुलाई को जो है वो मतदान की प्रक्रिया होगी। और जो 2 नाम को लेकर संशय है, यदि अगर किसी को आपत्ति होती है, जो चुनाव जीतकर लोग आएंगे, यदि अगर उनके दोनों जगह नाम है तो वो फिर पिटीशन के तहत इलेक्शन में याचिका दायर कर सकते हैं और वो जिला न्यायालय में जा सकते हैं। अब इस चीज को लेकर सुगबुगाहट उत्तराखंड में जारी है कि आखिरकार ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ अब आगे अगर चुनाव जीतकर लोग आते हैं तो कितनी बड़ी तादाद में ये होंगे जिनके खिलाफ जो है वो कोर्ट जाया जा सकता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने ये साफ कर दिया है कि जिनके भी नॉमिनेशन हुए हैं और वो नामांकन पत्र की जो प्रक्रिया होती है उसमें सही पाए गए उनको चुनाव लड़ने दिया जाएगा। जी ठीक मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माध्यमिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने दोनों विभागों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। इस बीच सीएम धामी के साथ ही शिक्षा विभाग के कई अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पिथौरागढ़ में आपदा प्रभावित इलाकों को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने बाढ़ और बारिश से बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए। अजय टम्टा ने अधिकारियों से कैलाश मानसरोवर यात्रा की जानकारी ली और यात्रा मार्ग में सभी रोडों में सेंसिटिव जोन को चिन्हित कर वहां जरूरी सामान, मशीनें और सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बरसात में बहुत सारा नुकसान हमारे संसदीय क्षेत्र में पिछले विगत वर्षों में होता रहा है, और इसी को दृष्टिगत करते हुए लगातार मैं दूरभाष से भी वर्चुअल भी लगातार मीटिंग लेता ही हूँ। और आज पिथौरागढ़ के अंदर भी मैंने जिला प्रशासन और हमारे सभी संबंधित PWD, स्कूल, हेल्थ और ITBP से संबंधित BRO सभी लोग जुड़े हुए थे, और किस प्रकार की व्यवस्थाएं हमने की है। मैंने दूरभाष के माध्यम से भी जो हमारे आपदा नियंत्रण केंद्र हैं उनमें भी बात की है। हमारे सारे लोग एक्टिव हैं, NDRF, SDRF के साथ साथ बाकी सारे, तो ये अच्छा है। और रोड नेटवर्क में भी हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, तत्काल रोड खुल जाए। और चूंकि ये बड़ा सौभाग्य है कि बहुत लंबे समय से कोरोना काल से हमारा कैलाश मानसरोवर रोड नहीं चल रहा था, हमारी यात्रा रुकी हुई थी, वो यात्रा भी चालू है। आज तीसरा दल हमारा पहुंचा है गुंजी, और ये अच्छा है कि सारे लोग उसमें बहुत अच्छे प्रकार से जा रहे हैं। पौड़ी जिले में भूस्खलन का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें करीब 6 से 7 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ये इलाका देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत आता है। आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाने के लिए विधायक विनोद कंडारी ने आपदा सचिव से मुलाकात की। उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए सचिव को एक पत्र भी दिया और साथ ही जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं उनके रहने और खाने की व्यवस्था की मांग की। वहीं आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रभावितों की उचित मदद की जाएगी और आपदा विभाग की टीम पहुंचेगी, नुकसान का जायजा भी लिया जाएगा। दुखद घटना है, और वहाँ पर जो है पन्नी दास जिनका मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, और पन्नी दास और उनके बेटे घायल हुए, और अभी हमारी नगर पालिका अध्यक्ष स्पॉट पर अभी है, तो हमने उनको हॉस्पिटल के मेरी दोनों उनकी बेटी से मेरी बात हो गई, उनसे भी मेरी बात हो गई है,
और तुरंत जो है वहाँ पर टीम भी भेज दी गई है और वो क्षतिपूर्ति जो उसका आकलन तैयार किया। इसलिए मैं अभी देहरादून में ही था, तो मैं तत्काल जो हूँ आपदा सचिव से अभी मीटिंग हमने की है कि तत्काल वहाँ पर लोगों को राहत दी जा सके। और मैंने सचिव से को निरीक्षण करने की क्या है कि वहाँ पर तत्काल जो है भूगर्भ की टीम भेजी जाए, वहाँ का जो क्षतिपूर्ति वो क्षति हुई है उसका आकलन तैयार किया जाए। नगर पालिका क्षेत्र की भी बहुत क्षति वहाँ पर हुई है, पानी की टंकियाँ, शौचालय रोड पर हो गई है। और इसका पूरा क्योंकि वहाँ पर 7-8 लोग हैं, इसमें विपिन मिश्रा जी भी हैं, तो इन सब के मकान को भी क्षति हुई है। तो सरकार जो है शासन का तुरंत इसका आकलन तैयार करे और संबंधित जो भी विभाग है जो भी इसमें कार्रवाई की जाए तत्काल उनको जो मुआवजा दिया जाए। माननीय विधायक जी अभी आए थे ऑफिस में, उनके द्वारा पूरी घटना से अवगत कराया गया। वैसे मेरे पास पहले भी जानकारी मिल गई थी आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से। उसमें पहाड़ी से मलबा आया, पत्थर आया और कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2 लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया गया है। बाकी जिनके मकान टूटे हैं उनको मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है और रहने की व्यवस्था की जा रही है। माननीय विधायक जी द्वारा ये अवगत कराया गया है कि ऐसे ऐसे उनका मकान नुकसान जो हुआ है उसमें मुआवजा की मांग की गई है, विस्थापन के लिए कहा गया है, एक्सपर्ट की टीम भेजने के लिए कहा गया है और जो लोग जिनका मकान टूटा है उनको रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। उसके लिए जिले को निर्देश जारी किए। वहीं हरिद्वार में कावड़ मेले के बीच एसडीआरएफ की टीम कावड़ियों के लिए देवदूत बन गई है। गंगा में डूबने वाले कावड़ियों और श्रद्धालुओं को टीम लगातार बचाने का काम कर रही है। टीम ने आज भी 4 कावड़ियों को डूबने से बचाया। एसडीआरएफ टीम अलर्ट मोड पर है और गंगा घाटों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर मिली शिकायतों और समस्या को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की। जिलाधिकारी ने शिकायतों के धीमे निस्तारण के लिए जिला पंचायत अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की तरफ से जो भी समस्या दर्ज कराई जा रही है उन समस्याओं का तुरंत समाधान हो और वक्त पर हो। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए और साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार लगाया गया। इसमें लगभग अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने जिलाधिकारी के सामने अपनी शिकायतों को रखा। जनता दरबार में कुल 28 शिकायतें रखी गई, जिनमें से कई शिकायतों का तुरंत निपटारा किया गया और बची शिकायतों पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का भव्य तरीके से समापन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत शामिल हुए, जहां उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। दीपक रावत ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। प्रतियोगिता में जिले भर के युवाओं ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा दिखाई। आज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हमारी चैंपियनशिप थी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट थी, उसके आज फाइनल्स थे सभी एज ग्रुप्स के। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैडमिंटन यहाँ पे देखने को मिला है और खेलों के प्रति रुझान बढ़ ही रहा है। गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स भी इस क्षेत्र में चल रही है जिसका सब लोग लाभ ले रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ तक स्टेट की बात करें वो तो है ही, प्राइवेट सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषकर बैडमिंटन का इसमें बहुत सुधार हुआ है, जो कि हमारे स्पोर्ट्स के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा सा है। बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक स्थित कुंवारी गांव में जहरीली मशरूम खाने से 65 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया, जबकि एक महिला की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी।
हमें सूचना मिली कि जहरीले मशरूम से संबंधित कोई समस्या वहां पर आई है। तो हमारी जो पुलिस टीम थी उसमें एक महिला सब इंस्पेक्टर और एक एडिशनल एसआई और एक कांस्टेबल थे। ये लोग गांव की तरफ रवाना हुए। तो इन्होंने जो गांव में जाकर वहां से काफी समझा बुझाकर, क्योंकि ग्रामीण लोग को लेके शहर में आने के लिए तैयार नहीं थे, उनको काफी समझाया बुझाया और समझाने बुझाने के बाद उनको यहाँ पर लेके आए, जिसमें एक महिला की जिनकी डेथ हो गई। बागेश्वर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया और इसी कड़ी में पुलिस ने चेकिंग अभियान के बीच 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इनके कब्जे से 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा है। पुलिस ने दोनों तस्करों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बागेश्वर पुलिस द्वारा जो है एक बहुत अच्छी सफलता कल प्राप्त की गई है। कोतवाली बागेश्वर की पुलिस टीम द्वारा जो है 2 अभियुक्तों को 1.2 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस जो बरामद चरस है इसकी कीमत 2 लाख रुपए से भी अधिक है बाजार में। अभियुक्त मुकेश गोस्वामी ये थाना कपकोट का निवासी है और दीपक आर्या ये थाना थराली जिला चमोली का निवासी है। तो इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कहते हैं धरती पर डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और ये हाल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने साबित कर दिया है। अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक 53 वर्षीय महिला की जान बचाई। महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई, उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच की गई तो डॉक्टर्स को महिला में खून की कमी और किडनी की समस्या मिली। इसके तुरंत बाद इलाज शुरू किया गया और महिला को दवाइयां दी गई, जिससे महिला की जान बच गई। कुसुम देवी 53 साल की हमारे पास कल इमरजेंसी में आई थी। इनका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम था। इनके लिए मेरे पास फ़ोन आया कि हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है और इनको चक्कर आ रहे थे और शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द था और सांस फूलने की भी समस्याएं बता रही थी। तो मेरे द्वारा इमरजेंसी में इनको देखा गया और इनका सभी जांचें अस्पताल से मुफ्त करवाई गई, जिसमें इनका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम देखा गया और जांचों में पता चला कि इनके दोनों गुर्दे भी काम करना बंद कर दिए हैं। उनका यूरिया 115 और 5 ग्राम के लगभग इनका क्रिएटिनिन आ रहा था। उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए इनके लिए ब्लड की व्यवस्था की गई, इनको 1 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। उसके बाद अस्पताल से में जो भी हमारे पास संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों में इनका इलाज किया गया और आज मरीज काफ़ी इम्प्रूव हैं, काफ़ी ठीक है।